दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। एटम का पूरा शरीर कांप उठा। शिवम चुपचाप और अदृश्य रूप से अपने कक्ष में लगी गोली को कुचल सकता था, तो क्या उसके लिए उसे मारना भी संभव नहीं होगा? क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि वह महाशक्ति का प्रयोग करने वाला नहीं है? एटम ने अपने बगल में बैठे महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं की ओर देखा। यह तरीका साफ तौर पर धातु हेरफेर या आध्यात्मिक शक्ति के भौतिकीकरण जैसी क्षमताओं जैसा लग रहा था। लेकिन मिस्टर एटम, हमने वास्तव में महाशक्ति में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा। 6 महाशक्ति प्रयोगकर्ताओं ने भी अविश्वास के भाव दिखाए। कोई यह सब उनकी जानकारी के बिना कैसे कर सकता है? एक एसएसएस स्तर का शीर्ष महाशक्ति प्रयोगकर्ता भी ऐसा नहीं कर सकता, है ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने कहा था कि तुम अपना दिमाग देखोगे। क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? शिवम ने शांति से कहा। 6 महाशक्ति प्रयोगकर्ता तुरंत ही एटम को घेरकर बेहद सतर्क हो गए। वह व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बिना सामने आए उनकी नाक के नीचे एटम को मारना असंभव था, है ना? ये बाहर आओ, उन्हें डराना बंद करो। अगर यह एटम डरकर मर गया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। शिवम ने एक और टिप्पणी की, ओह, और पहले इन 6 से निपटो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जमीन पर अचानक एक रक्त लाल गोलाकार घेरा दिखाई दिया जहां एटम और 6 महाशक्तियां इस्तेमाल करने वाले खड़े थे। उस घेरे से खून और कत्लेआम की गंध से भरी एक रक्तिम रोशनी निकल रही थी। अरे, क्या ये कोई खास चाल है? शिवम गूही को पहली बार इस तरह वार करते देख रहा था। ये किसी गेम के कटसीन से निकले एनिमेशन प्रभाव जैसा था। क्या गूही सचमुच इतना शक्तिशाली हो गया था? आह! अचानक जमे हुए खून से बनी 6 भुजाएं उस विशाल रक्त लाल घेरे से बाहर निकली और उन 6 लोगों के शरीर शैतान के पंजों की तरह ऊपर उठ गए। वे बेतहाशा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गूही की शक्ति के सामने वे बिल्कुल शक्तिहीन थे। चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे इन भुजाओं से आजाद नहीं हो पाए। लाल पंजे उनके शरीर को कुचलने पर आमादा लग रहे थे। वे साफ तौर पर अपने शरीर से ऊर्जा का रिसाव महसूस कर सकते थे, फिर भी वे इसके आगे बेबस थे। ये कैसी शक्ति थी? उन्होंने एसएसएस स्तर के महाशक्तियों से भी ऐसे तरीके कभी नहीं देखे थे। अपनी दर्दनाक चीखों के बीच ऐसा लग रहा था कि 6 लोगों ने अपने सारे पोषक तत्व सोख लिए हैं, और उनके पीछे एक भी लाश नहीं बची, बस वे कपड़े बचे हैं जो उन्होंने पहले पहने थे। मिस स्कारलेट, डरो मत। वह मेरा निजी अंगरक्षक है। शिवम ने मुस्कुराते हुए सदमे से उबरते हुए कहा। गूई की अविश्वसनीय शक्ति उतनी आश्चर्यजनक नहीं थी, बस उसके तरीके थोड़े डरावने थे। मिस्टर अननोन, क्या ये तुम्हारे निजी अंगरक्षक ने किया था? ये दृश्य देखकर स्कारलेट थोड़ी सख्त हो गई। ये दृश्य उसकी समझ से परे था और शायद वह इसे आने वाली अनगिनत रातों तक नहीं भूल पाएगी। युवा गुरु, इस आदमी और जागीर के चारों ओर उसने जिन 14 महाशक्तियों को व्यवस्थित किया था, उन सबका मैंने ध्यान रखा है। गुई शिवम के पीछे खड़ा था और उसकी रक्षा एक साए की तरह कर रहा था। आपके हुनर तो कमाल के हैं। शिवम ने मजाक किया। मेरी क्षमता, मेरा व्यक्तित्व और मेरे अनुभव कुछ हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। काश मैंने आपको डरा नहीं दिया, युवा गुरु, गुई ने कहा। लेकिन उसकी आंखों में शिवम ने एक ऐसा भाव देखा जो उसने पहले कभी गुई में नहीं देखा था, जिससे संकेत मिलता था कि गुई की अपनी कहानी हो सकती है। मिस स्कारलेट, हम बाद में बात करेंगे। शिवम ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और एटम के पास चला गया। इस समय तक एटम पूरी तरह से स्तब्ध था। हालांकि गुई की शक्ति ने उस पर सीधा हमला नहीं किया था, लेकिन वह लाल घेरा उसे धरती पर नर्क जैसा लग रहा था, एक ऐसा अनुभव जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। मिस्टर एटम, मैं तो बस एक नीलामी में जाना चाहता था, कुछ पैसे खर्च करना चाहता था, कुछ चीजें खरीदना चाहता था और थोड़ा दिखावा करना चाहता था। मेरा आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, तो फिर आप मुझसे परेशानी क्यों मोल ले रहे हैं? शिवम ने पूछा। क्या आपको ये जानकर हैरानी नहीं हो रही कि मैं भारत सेना या लादेनिक परिवार का प्रतिनिधि न होते हुए भी ऐसे कमरे में क्यों हूं जिसका इस्तेमाल सिर्फ उनके परिवार के सदस्य ही कर सकते हैं? एटम ने अपना सिर उठाया। दरअसल अब तक उसे इस व्यक्ति के बारे में शिवम की राष्ट्रीयता के अलावा लगभग कुछ भी नहीं पता था। दरअसल आपको बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवम को एक ऐसे व्यक्ति को बहुत कुछ बताने में कोई आपत्ति नहीं थी जो मरने के लिए अभिशप्त है, क्योंकि पूरा लादेनिक परिवार मेरा सेवक है।
उनके परिवार के पास जो कुछ भी है वह सब उनका मुझ पर कर्ज है। बात इतनी सी है। क्या एटम की पुतलियां कई गुना चौड़ी हो गईं, मानो उसने दुनिया की सबसे अविश्वसनीय बात सुन ली हो। लादेनिक परिवार का अस्तित्व बहुत समय से था। उनकी शक्ति असीम थी। उन्हें यूरोप का सम्राट कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब तक ऐसा कोई ज्ञात मामला नहीं था जहां लादेनिक परिवार को किसी सत्ता के अधीन कष्ट सहना पड़ा हो, और वैश्विक स्तर पर वे सर्वोच्च परिवारों में से एक थे। लेकिन अब मिस्टर अननोन नाम के इस युवक ने दावा किया कि ऐसा परिवार उसका नौकर था। ये कैसा अंतर्राष्ट्रीय मजाक था। हा 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 हा, क्या तुम सच में पागल हो? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। अच्छा, अंदर आओ, कोर्ट। क्लिक। कमरे का दरवाजा खुला। कोर्ट अपने बाकी काम निपटाकर बाहर इंतजार कर रहा था। लादेनिक परिवार का टोटेम। एटम ने तुरंत कोर्ट के पहनावे पर प्रतीक चिन्ह देख लिया। यूरोप में केवल इसी परिवार को इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने का अधिकार था। कोई और इसे हड़पने की हिम्मत करता तो उसे लेदेनिक परिवार द्वारा अंतहीन पीछा झेलना पड़ता। क्या तुम लेदेनिक परिवार से हो? एटम ने अनिच्छा से पूछा। एटम, मुझे कहना होगा, तुम सचमुच बहुत मूर्ख हो, कोर्ट ने कहा। युवा स्वामी का तुम्हें और परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुमने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की। क्या तुम सचमुच यूरोप में रहकर इतने सहज हो कि अपनी ही मौत चाहते हो? क्या वह सचमुच? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। शिवम ने स्कारलेट को अपने पास खींच लिया। मिस स्कारलेट, चलो, यहां जल्द ही खून खराबा हो सकता है। स्कारलेट हैरान दिखी, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से शिवम के पीछे चली गई। गुई, मेरे पिछले शब्द मत भूलना, उसे अपना दिमाग दिखा दो। ये कहकर शिवम कमरे से बाहर चला गया। मिस स्कारलेट, चलो यहीं से अलग होते हैं। शिवम ने हाथ हिलाया। वो इस जगह से ऊब चुका था। बधाई हो गुरुजी, भारत में आपके निजी खाते में 210 अरब यूरो का विदेशी मुद्रा भंडार जमा हो गया है। अब आपकी कुल तरल संपत्ति 666.6 अरब अमेरिकी डॉलर है। क्या बकवास है? क्या हो रहा है? मैंने अभी 100 अरब यूरो से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। मैं जितना ज्यादा खर्च करता हूं, मेरे पास उतना ही ज्यादा कैसे होता है? गुरुजी, एटम की सारी संपत्ति गुई ने कोर्ट को सौंप दी है। शुरुआती गणना के बाद इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 210 अरब यूरो है। चूंकि वे यूरोप में हैं, इसलिए संपत्ति का ये हिस्सा भविष्य में लेदेनिक परिवार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। तो फिर यह सब मेरे पास क्यों आया? क्योंकि गुई द्वारा प्रबंधित संपत्तियां भारत की ओर से एजेंटों की हैं। शिवम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या मेरे लिए आखिरकार कुछ पैसे खर्च करना आसान है? गुई, तुम कितने बेकार हो। युवा स्वामी, मैं वापस आ गया हूं। मैंने सब कुछ संभाल लिया है। कुछ मिनट बाद गुई फांग जुएयू के पास वापस आ गया। संपत्ति मूल्यांकन से लेकर धन हस्तांतरण तक कुल मिलाकर 10 मिनट से भी कम समय लगा। फांग जुएयू अपने अधीनस्थों की कुशलता देखकर दंग रह गया। मेरे सामने मत आना, मैं अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता। फांग जुएयू को डर था कि कहीं वह अपना आपा न खो दे और गुई को पीट न दे, लेकिन अगर गुई चुपचाप खड़ा रहा और उसे सहता भी रहा तो उसे सिर्फ खुद को ही चोट पहुंचेगी। उससे मिलना ही न बेहतर था। गुई के चेहरे पर शिकायत के भाव थे। उसने साफ तौर पर फांग जुएयू की संपत्ति में काफी इजाफा करने में मदद की थी। फांग जुएयू उसे इतना बर्ताव क्यों दे रहा था, लेकिन उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह तो फांग जुएयू का निजी अंगरक्षक ही था। एक साय की तरह वह फिर से अंधेरे में गायब हो गया। युवा स्वामी, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। ऐसा लग रहा था कि जूंग यंग को कुछ जानकारी मिल गई है। क्या हुआ? शिवम ने उदास चेहरा बनाते हुए पूछा। अब कोई अच्छी खबर नहीं थी जो उसे खुश कर सके। श्री कोर्ट ने श्री विनोद और कुछ सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा था। जैसी कि उम्मीद थी, उन पर कई देशों और सेनाओं ने मिलकर हमला कर दिया। यह अच्छी खबर है। क्या वे घायल हुए? निश्चिंत रहें युवा स्वामी, श्री विनोद पहले ही वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान, इजराइल और यूक्रेन के प्रतिनिधि अपनी अपनी सेनाओं के साथ फिर से इकट्ठा हो चुके हैं। सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मार्ग पर कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा, जूंग यंग ने कहा। तो फिर आप किस अच्छी खबर की बात कर रहे हैं? शिवम ने उत्सुकता से पूछा। कोर्ट द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए हिडन एलिमेंट्स की व्यवस्था करने के साथ यह अप्रत्याशित नहीं था। इसे अच्छी खबर कैसे माना जा सकता है? युवा स्वामी, DSB 003 एनहांसमेंट सीरम की नीलामी में शामिल होने वाली सेनाएं बहुत सारा धन लेकर आईं। उन प्रमुख देशों में से प्रत्येक ने 10 अरब यूरो से ज्यादा लाए। और फिर शिवम को अचानक बुरा लगा। क्या ऐसा हो सकता है?
हाँ हाँ हाँ, उन्होंने हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की, इसलिए हम सिर्फ आत्मरक्षा में काम कर रहे थे। जाहिर है लूट का माल आपका है, युवा स्वामी जूंग यंग ने कहा। मिस्टर कोल्ट ने सारा पैसा पहले ही मेरे नाम कर दिया है। मेरा XXX सेंसर किया गया 100,000 शब्दों का राष्ट्रीय अभिशाप। कितना पैसा? शिवम के चेहरे पर इतनी घृणा थी मानो उसने बकवास खाया हो। ये लोग लूटने आए थे, लेकिन अपने साथ इतना सारा पैसा लाए। क्या वे परोपकारी बनने की योजना बना रहे थे? कुल 176 अरब यूरो। वाह! गु यी ने अभी अभी उसे 200 अरब यूरो से ज्यादा कमाने में मदद की थी, और अब एक और बड़ी रकम उसके पास है। उसकी तरल संपत्ति पहले ही 800 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो चुकी थी। क्या ये कोई मजाक था? फैंग जुए का खर्च करने का काम पूरा होने के बाद शून्य हो गया। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो उसे नीलामी में भुगतान करने के तुरंत बाद ही काम जमा कर देना चाहिए था। क्या हुआ, युवा स्वामी? आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, जूंग यंग ने अजीब तरह से कहा। 100 अरब यूरो से ज्यादा की यह रकम शिवम की कुल संपत्ति के सामने भले ही ज्यादा न हो, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी रकम थी। वह इतना परेशान क्यों दिख रहा था? कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। शिवम अब बस चुपचाप बैठने की जगह ढूंढना चाहता था। उसके दिमाग में अनगिनत FML विचार घूम रहे थे, उन्हें अपनी भावनाओं को बाहर निकालने की जरूरत थी। हा 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 हा, सिस्टम हंस की तरह हंसा। मेजबान, इस रफ्तार से तो 2 साल भी इतने पैसे खर्च करने के लिए काफी नहीं होंगे। अगर वह इस पैसे को छोड़ सकता तो फांग जुएयू एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर आसमान से पैसे बरसा देता। लेकिन जब सिस्टम ने ये काम सौंपा था तो कुछ नियम थे। इस पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर करना था। उन 3 देशों की फाउंडेशनों या मदद के लिए दान देना लगभग नामुमकिन था। मुझे अब सन कंट्री और अमेरिका के लोगों से और भी ज्यादा नफरत है, फांग जुएयू ने कड़वाहट से कहा। लेडेनिक परिवार की मदद से रोथस्चाइल्ड परिवार के पास नीलामी की चीजें जब्त करने की योजना बनाने वालों को पहले ही हटा दिया गया था, और फांग जुएयू आराम से होटल लौट आया। विनोद कुछ देर पहले ही वापस आया था और अपनी टीम के साथ दिन की दिलचस्प घटनाओं को साझा कर रहा था। उन्हें सोशल नेटवर्क के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में पता चला था, और उन्हें पता था कि विनोद और फांग जुएयू आज नीलामी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया कि नीलामी पर पागलपन की हद तक कब्जा जमाए बैठा व्यक्ति शायद शिवम ही था। अरे, तुम वापस आ गए। हम यहाँ काफी देर से बातें कर रहे थे। विनोद अभी भी बहुत उत्साहित था। डायरेक्टर, हमने सुना है कि मिस स्कारलेट ने तुम्हें आमंत्रित किया था। क्या तुम दोनों ने कुछ शर्मनाक किया? एक टीम के साथी ने मजाक किया। तो कैसा रहा? क्या विदेशी लोग उतने ही बेकाबू होते हैं जितना कहते हैं? शिवम बेजान भाव से सोफे पर कमजोरी से बैठा था। उसे ऐसे देखकर विनोद और उसकी टीम हंस पड़ी। तुम्हारी सहनशक्ति कमजोर है यार। इतनी जल्दी तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? अरे, इसका जिक्र भी मत करो। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, शिवम ने सिर हिलाया। अरे वांग, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। क्या तुम्हें कोई ऐसी निवेश परियोजना पता है जो पैसा बर्बाद कर रही हो? तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? विनोद ने हैरानी से पूछा। आप पहले से ही बहुत अमीर हैं, और आप अभी भी निवेश के बारे में सोच रहे हैं। धरती पर बमुश्किल ही पैसा बचा है। क्या तुम फैंग परिवार के लोग हम आम लोगों को थोड़ी राहत नहीं दे सकते? मैं पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, शिवम ने कहा। मेरा मतलब उन परियोजनाओं से है जिनमें आप बहुत सारा पैसा लगाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा होने में सालों लग जाते हैं, या फिर वे जो पैसा गंवा देते हैं, अरबों या सैकड़ों अरबों का नुकसान। शिवम लगभग पागल हो रहा था, सिर्फ खर्च करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या तुम्हें बुखार है? विनोद ने शिवम के माथे पर हाथ रखा। हर कोई पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है, और तुम उसे खर्च करने के बारे में, उसे गंवाने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुमने बस एक मूंगफली खा ली होती तो तुम ऐसी बकवास नहीं कर रहे होते। मैं गंभीर हूँ। शिवम ने विनोद का कंधा पकड़ लिया। तुम ऐसे मत बनो। विनोद घबरा गया। जहां तक मुझे पता है, सबसे बड़ा पैसा रेलवे निर्माण में खर्च होता है। रेलवे बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है। जटिल इलाकों में 1 किलोमीटर की लागत 1 अरब से ज्यादा हो सकती है। जाहिर है, इसे बराबरी पर लाने में काफी समय लगता है। इसके अलावा आप ब्रह्मांड पर शोध कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान बना सकते हैं, एलियंस की खोज कर सकते हैं। इनमें से किसमें पैसा नहीं लगता? विनोद बड़बड़ाने लगा। तुम्हारी बात तो सही है। शिवम की सोच अचानक साफ हो गई। कोई कंपनी निर्माण में एक देश से ज्यादा खर्च कहाँ कर सकती है? वह बड़े पैमाने की राष्ट्रीय परियोजनाओं में तो निवेश कर ही सकता है।
सिर्फ यही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, एक तकनीकी कंपनी शुरू करना, क्या इनसे पैसा तेजी से खर्च नहीं होगा? हा हा हा, वांग, तुम तो कमाल हो। शिवम हंसा। पैसा खर्च करने का यही सही तरीका था। यूरोप का भूमिगत सम्राट एटम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सिर्फ 2 दिनों में ही यह खबर पूरे यूरोप में तेजी से फैल गई। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यूरोप में ऐसे भूमिगत संगठनों को कानूनी मान्यता प्राप्त थी। अगर यह कोई छोटा संगठन होता तो शायद ज्यादा ध्यान आकर्षित न करता, लेकिन आपको यह जानना जरूरी था कि एटम कोई साधारण बड़ा आदमी नहीं था। फिर भी एटम द्वारा छोड़े गए साम्राज्य के बारे में किसी को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन उद्यमों पर पहले ही दूसरों का कब्जा हो चुका था। अगर एटम एक सम्राट था तो ये शक्ति यूरोप का संपूर्ण देवता था, एक अडिग देवता। कई दिनों तक न सिर्फ पूरा यूरोप बल्कि पूरी दुनिया इस खबर से गूंजती रही। लोगों ने बताया कि गायब होने से पहले एटम ने एक नीलामी में हिस्सा लिया था और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था। चौथे दिन अचानक एक और खबर सामने आई। एटम की मौत की खबर को साबित करने के लिए कोई आगे आया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जैसा एक नाम सामने आया, मिस्टर अननोन। इस बात को साबित करने वाली शख्सियत बेशक स्कारलेट ही थी। उस नीलामी में उसकी मौजूदगी कोई राज नहीं थी। कई ताकतों द्वारा की गई जांच पड़ताल के बाद लोगों को पता चला कि एटम के लोगों ने नीलामी के बाद स्कारलेट की तलाश की थी, इसलिए स्कारलेट एटम से संपर्क करने वाली आखिरी शख्स थी। स्कारलेट दरअसल लंबे समय से दुविधा में थी, क्योंकि उसकी नज़र में शिवम एटम से कहीं ज्यादा रहस्यमय इंसान था और उसकी पृष्ठभूमि भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। सच कहूं तो वह उस रात क्या हुआ ये बताने को तैयार नहीं थी। हालांकि मीडिया और जनता ने उस पर काफी दबाव डाला। अश्वेत ताकतों के कानूनी अस्तित्व के कारण ही एटम यूरोपीय समाज में एक असामान्य स्थिति रखता था। उसकी मौत से उपजी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया असाधारण थी, इसलिए बहुत से लोग इस मामले की सच्चाई जानने के लिए बेताब थे। दूसरों के दबाव में स्कारलेट ने आखिरकार शिवम की जानकारी का खुलासा कर दिया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह नाम बस एक बेतरतीब उपनाम था जिसे शिवम ने मजाक में उगल दिया था। रहस्यमय भारत टाइकून मिस्टर अननोन। यूरोपीय अपराध सरगना एटम के लापता होने का रहस्य सुलझ गया, उसकी मौत की पुष्टि हो गई। संदिग्ध भारत का एक व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर अननोन है। उस दिन ये खबर प्रमुख मीडिया संस्थानों में छा गई। अनगिनत लोग मिस्टर अननोन नाम के इस व्यक्ति को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। इसके विपरीत भारत के नेटिजन्स खूब मौज मस्ती कर रहे थे। मिस्टर अननोन का अस्तित्व तो था, लेकिन विदेशियों को यह नहीं पता था कि वह सिर्फ फिल्म और टेलीविजन का एक किरदार है। हा, तुम्हें पता भी नहीं है कि मिस्टर अननोन कौन है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, मिस्टर अननोन हमारे भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। देखा तुमने भारत को कितना अद्भुत समझा। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भारत में वादा करते हैं, जब तक तुम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करोगे, हम मिस्टर अननोन को अंतर्राष्ट्रीय विवादों में दखल देने के लिए बिल्कुल नहीं भेजेंगे। मैं मिस्टर अननोन हूँ, मुझे यकीन है तुम्हारी बंदूक में गोली नहीं होगी। मैं मिस्टर अननोन हूँ, मुझे यकीन है तुम्हारे परमाणु बम में यूरेनियम नहीं होगा। हाँ, मैं मिस्टर अननोन हूँ, एटम वही है जिसे मैंने मारा है। ... हा। शिवम ऑनलाइन खबरें देखते हुए इतना हंसा कि उसका पेट दर्द करने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस नाम का उसने मजाक में जिक्र किया था, उसे स्कारलेट मीडिया में फैला देगी। इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया को भी पूरा यकीन था कि भारत में मिस्टर अननोन नाम का एक व्यक्ति है, जो न सिर्फ जवान और खूबसूरत है, बल्कि अपने अधीन कई प्रतिभाशाली लोगों वाले देश जितना अमीर भी है। गुरुजी, लगता है लैदेनिक परिवार को हाल ही में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शिवम कई सोशल मीडिया साइट्स ब्राउज कर रहा था, तभी अचानक जूंग यंग ने उसे खबर दी। क्या हो रहा है? शिवम ने पूछा। उसने जूंग यंग को इतना गंभीर कभी नहीं देखा था। मैं कोर्ट से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या बात है? हालांकि कोर्ट ने शिवम के लिए बेवजह बड़ी रकम लाकर दी थी, फिर भी शिवम उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि वह फैन परिवार का बहुत वफादार था। गुरुजी, पिछली बार जब मिस्टर कोर्ट ने अपने मातहतों द्वारा लूटी गई सारी चीजें आपको सौंपी थीं, तो ऐसा लग रहा था कि परिवार का शीर्ष प्रबंधन नाराज हो गया था। मुझे लगता है कि उनका गायब होना इसी से जुड़ा है, जूंग यंग ने अनुमान लगाया। ओह, शिवम ने भौहें चढ़ाईं। थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहें तो पूरा लादेनिक शिवम की निजी संपत्ति थी। वह रकम चाहे लादेनिक परिवार के पास रहे या जून परिवार के पास, कोई खास फर्क नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लादेनिक परिवार के भीतर कुछ समस्याएं पैदा हो रही थीं।
गुरुजी, मैंने सुना है कि लेडिनिक परिवार के वर्तमान मुखिया श्री इपोल लेडिनिक हाल ही में स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हुए हैं। श्री इपोल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अगले कुल नेता के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर मतभेद पैदा हो गए हैं। कुल नेता के लिए उनके संघर्ष का कोर्ट से क्या लेना देना है? शिवम थोड़ा उलझन में था। गुरुजी, आपको समझना होगा कि लोगों के दिल बदल सकते हैं, ज्वांग यंग ने कहा। लेडेनिक परिवार ने कई वर्षों तक फैंग परिवार की सेवा की है और वे वास्तव में सबसे बड़े परिवार बन गए हैं पूरे यूरोप में। सेना हो सकता है कि इस परिवार में कई लोग आपके प्रति वफादार हों, लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं और उनके मन में छिपे हुए इरादे हैं। तुम्हारा मतलब है कि लेडिनिक परिवार में कोई फैंग परिवार से अलग होना चाहता है? शिवम ने ज्वांग यंग की बात तुरंत समझ ली। वास्तव में यूरोप में लेडिनिक परिवार का दर्जा विभिन्न राष्ट्रों से ऊंचा था। अगर वह उनकी जगह होता तो क्या वह हमेशा के लिए किसी का सेवक बनने को तैयार होता? गुरुजी, मैंने श्री कोल्ट को ये कहते सुना कि लेडिनिक परिवार 2 गुटों में बटा हुआ है। एक का नेतृत्व श्री इपोल के सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटी बेटी करते हैं और दूसरे का उनके दूसरे बेटे और सबसे बड़ी बेटी करते हैं। दोनों गुटों के बीच हमेशा से मनमुटाव रहा है, लेकिन श्री इपोल के दमन में कुछ भी बहुत गंभीर नहीं हुआ है। क्या इन दोनों गुटों में कोई मतभेद है? हाँ, श्री कोल्ट लेडिनिक परिवार के दूसरे बेटे के गुट से हैं। उन्होंने हमेशा यूरोप में यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की है और वहां आपके उद्योगों के प्रबंधन के लिए समर्पित रहे हैं। और सबसे बड़े बेटे का क्या? जूंग यंग ने फैंग जुएयू की ओर देखा, उसकी आंखों में गुस्से की झलक देखी। लादेनिक परिवार की ताकत ने उन्हें बहुत पहले ही अपने उद्योग को यूरोप से परे और पूरी दुनिया में फैलाने की अनुमति दे दी थी। सबसे बड़ा बेटा बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो यूरोप तक सीमित नहीं रहना चाहता। जहां तक मुझे पता है, उसने पहले ही एशियाई क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ा ली है। ये बहुत अजीब नहीं है ना? लेकिन हमारे 7 परिवारों के नेताओं के अपने नियम हैं। जून परिवार की शक्ति भारत से आगे नहीं बढ़ेगी, बड़े परिवार की शक्ति भारत को छोड़कर एशिया से आगे नहीं बढ़ेगी, और लादेनिक परिवार का प्रभाव यूरोप से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कई सालों से हर कोई इन समझौतों के तहत आपके लिए अपने उद्योग चलाता आया है। जूंग यंग अच्छी तरह जानती थी कि हालांकि इसमें कुछ ही उद्योग शामिल थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि लेडिनिक परिवार का सबसे बड़ा बेटा अब अपनी बेचैनी को रोक नहीं पा रहा था। उनके पंख सख्त हो गए हैं। क्या वे सचमुच खुद को कुछ प्रभावशाली समझते हैं? शिवम ने ठंडे स्वर में उपहास किया। अरे, ये तो बगावत है, दिलचस्प है। लगता है मुझे जल्द ही लेडिनिक परिवार से मिलने के लिए समय निकालना होगा। शिवम ने सोचते हुए सोचा, बहन यंग, मुझे इसकी व्यवस्था करने में मदद करो, मैं कल वहां जा रहा हूं। भाई शिवम, मैच शुरू होने वाला है, क्या तुम जाने से पहले इस सेमीफाइनल को देखने का इंतजार नहीं कर रहे हो? शिवम ने विनोद से कहा कि उसे शायद कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, इसलिए मैं इसे देखने से बचूंगा। लिटिल ई के रणनीतिक मार्गदर्शन के साथ शिवम को नहीं लगा कि एसटीटी टीम जेडजिप के खिलाफ जीत सकती है। टीम को आराम करने और अच्छा खेलने के लिए कहो। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि जिन झेंगजे अहरी की पोशाक पहने हुए फाइनल में हमारा उत्साहवर्धन करते हुए दिखाई देंगे। हाँ, ठीक है, अपना काम करो, चिंता मत करो। मैं इन नन्हे मुन्नों का पूरा ध्यान रखूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। विनोद को लगा कि शिवम के पास कोई जरूरी काम है, इसलिए उसने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। सेलोटे साम्राज्य के शाही हवाई अड्डे पर शिवम का निजी विमान पहले से ही तैयार था। इसे कहीं और से बहुत कम समय में भेजा गया था, लेकिन विमान का इंटीरियर और परफॉर्मेंस फिर भी बेहतरीन था। बहन यंग, क्या आपने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली है? शिवम ने पूछा। वह अच्छी तरह जानता था कि लेडिनिक परिवार के मुख्यालय की यह यात्रा शेर की मांद में घुसने जैसी थी। भले ही वे ऊपर से सम्मानजनक लग रहे हों, लेकिन अप्रत्याशित घटनाएं होना असंभव नहीं था। ये सर्वविदित था कि फैंग परिवार कोई विशाल कबीला नहीं था। हालांकि उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन हर पीढ़ी में केवल एक ही सदस्य होता था। अगर वे फैंग परिवार के वर्तमान उत्तराधिकारी शिवम को स्थायी रूप से वहीं रख पाते, तो लेडिनिक परिवार को स्थायी स्वतंत्रता मिल सकती थी और उन्हें अपने पूरे परिवार को समर्पित करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति की कुत्ते की तरह सेवा करने की शक्ति। गुई, क्या आप लेडिनिक परिवार के लोगों के बारे में जानते हैं? शिवम ने पूछा। हाँ, उनके पास छिपे हुए तत्वों के लिए अपनी साधना प्रणाली है। जहां तक मुझे पता है, उन्होंने लगभग 500 छिपे हुए तत्वों को प्रशिक्षित किया है, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा केवल बुनियादी स्तर पर हैं। मध्यम स्तर के छिपे हुए तत्वों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं है और उच्च स्तर के तत्व शायद बहुत कम हैं।
क्या छिपे हुए तत्वों को स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है? हाँ, महोदय। हालांकि आपके पूर्वज ने लेडेनिक परिवार के पास जो संभावित मार्गदर्शन तकनीक छोड़ी थी, उसमें केवल प्रारंभिक सामग्री शामिल है। उच्च स्तरीय छिपे हुए तत्व तक पहुंचना ही उनकी सीमा है। आपके बारे में क्या? शिवम ने पूछा। श्रीमान, गू और गू परिवार हमेशा से फैंग परिवार के सबसे वफादार अनुयायी रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने इसे पहले ही सिद्ध कर दिया है, गूई ने गंभीरता से कहा। बहुत समय पहले मेरे परिवार ने संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक का दूसरा भाग प्राप्त कर लिया था, इसलिए मैं गुप्त तत्व स्तर से आगे निकल गया हूं। मार्गदर्शक तकनीक के वर्गीकरण के अनुसार अब मैं एक स्रोत ऊर्जा उपयोग करता हूं। ये वाकई जटिल है। शिवम ने अपना सिर खुजलाया। मेजबान, यह मानव संभाव्य विकास के विभिन्न स्तरों के आधार पर ब्रह्मांडीय सभ्यताओं की एक वर्गीकरण प्रणाली है। स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ताओं से ऊपर दिव्य क्षमता उपयोगकर्ता नामक एक स्तर है। आपके पिता फैंग हुआई उस स्तर पर हैं। जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे तो तुम ब्रह्मांड की यात्रा कर सकोगे। तो तुम कह रहे हो कि लेडेनिक परिवार में सबसे शक्तिशाली सिर्फ छिपे हुए तत्व हैं। गूई का स्पष्टीकरण सुनकर शिवम ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे इन यंत्रों की बारीकियां नहीं पता थीं, लेकिन गूई के शांत व्यवहार ने उसे लगभग आश्वस्त कर दिया कि गूई पूरे लेडेनिक परिवार को गंभीरता से नहीं लेता। गूई, क्या आंटी जून शिन्यान के आसपास के सभी लोग तुम्हारे स्तर के हैं? बिल्कुल नहीं, गूई ने अपना सिर हिलाया। अब 1 लाख से ज्यादा छिपे हुए तत्व हैं, जिनमें लगभग 1200 स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता हैं, और जो भी स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता बनता है, वह फैंग परिवार के प्रति पूरी तरह वफादार होता है। वाह, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर प्रभुत्व स्थापित करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। शिवम ने आश्चर्य व्यक्त किया। मेजबान, यही आपकी महत्वाकांक्षा है। लिटिल यी ने असंतुष्ट होकर कहा। मैं पृथ्वी की सभ्यता का नेतृत्व करने वाला एक अति बुद्धिमान तंत्र हूं। कौन जाने कितने वर्षों से पर्याप्त समय और संसाधनों के साथ ये छोटा तारामंडल आसानी से पहुंच में आ सकता था। ब्रह्मांड पर प्रभुत्व की तो बात ही छोड़िए। तुम पागल हो, शिवम ने शाप दिया, ये सोचकर कि वह एक साधारण पृथ्वीवासी है और फिर भी लिटिल यी उसे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसका दिमाग जरूर खराब हो गया होगा। ... शिवम के मन में वास्तव में लेडेनिक परिवार के प्रति कोई भावना नहीं थी। उसका मानना था कि लेडेनिक परिवार के अधिकांश सदस्यों के मन में भी उसके लिए कोई भावना नहीं थी। फैंग परिवार की सेवा जारी रखना केवल पीढ़ियों से चली आ रही एक पैतृक परंपरा के कारण था। फैंग परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार लोगों के शुरुआती समूह के चले जाने के साथ स्वाभाविक रूप से लेडेनिक परिवार के भीतर कुछ मतभेद उभरे। ये तथ्य कि यह अब तक बिना उजागर हुए कायम रहा, पहले से ही काफी सराहनीय था। इससे पता चलता था कि लेडेनिक परिवार के नेताओं की कम से कम हर पीढ़ी फैंग परिवार के प्रति एक निश्चित वफादारी रखती थी। विमान धीरे धीरे फ्रांस के एक शहर में उतरा। लेडेनिक परिवार 500 साल से भी पहले इस शहर में बसा था, और उनका किला एक सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र जैसा था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेडेनिक परिवार का मुख्यालय एक छोटे शहर के रूप में विकसित हुआ, एक शहर में जहां अपना बाजार, स्कूल, अस्पताल और यहां तक कि अपना हवाई अड्डा भी था। अगर आप फ्रांसीसी सरकार को छोड़ दें तो वे लगभग एक शक्तिशाली राष्ट्र के समान थे। वास्तव में फ्रांसीसी सरकार के नेताओं को लेडेनिक परिवार के वित्तीय सहयोग से सत्ता मिली थी, जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शिवम आकर्षक धूप का चश्मा पहने विमान से उतरे। उसके नीचे लोगों की 2 कतारें सजी धजी खड़ी थीं, जिनकी वर्दी पर फैंग परिवार का कुलदेवता अंकित था। हालांकि समय बदलने के साथ उन्होंने कुलदेवता में अपने कुछ तत्व जोड़ दिए थे, क्योंकि यह कुलदेवता 6 अन्य परिवारों के प्रतीक के रूप में भी काम करता था। मुझे सद्भावना यात्रा पर आए राष्ट्रपति जैसा क्यों लग रहा है? एक बड़ा परिवार तो वाकई एक बड़ा परिवार होता है, शिष्टाचार ही बेदाग होता है। दोनों पंक्तियां दर्जनों मीटर लंबी थीं और कतार के अंत में पुरुषों और महिलाओं की एक और पंक्ति खड़ी थी, जिसमें आगे 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और उनके पीछे उनके परिवार के लोग खड़े थे। गुरुजी, बाएं से दाएं, लेडेनिक परिवार के पहले युवा गुरु से लेकर दूसरी युवती तक अगली पीढ़ी के लोग हैं, जुआंग यंग ने परिचय कराया। लेडेनिक परिवार के युवा गुरु रेनो इस वर्ष 54 वर्ष के हैं, दूसरे युवा गुरु मो के 52 वर्ष के हैं, सबसे बड़ी युवती नशा 49 वर्ष की है और दूसरी युवती इवेला 47 वर्ष की हैं। फोंग जुएयू की नज़र उनके चेहरों पर पड़ी। लेडेनिक परिवार के सभी सदस्य संभाव्य मार्गदर्शक तकनीक का अभ्यास करते थे, इसलिए वे बहुत युवा लग रहे थे, लगभग 30 वर्ष के, और सभी अपेक्षाकृत सुंदर थे।
जब फोन जुएयू उनका आकलन कर रहे थे, लादेनिक परिवार के सदस्य भी उनकी बारीकी से जांच कर रहे थे। हालांकि वे हमेशा से शिवम के परिवार की सेवा करते आए थे, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा एक काम ही समझा था। इपोल उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि पद अलग अलग होना चाहिए। अगर वे कभी शिवम से मिले तो उन्हें उसे मास्टर कहकर पुकारना होगा। मोके और नशा इस बात पर अड़े रहे, लेकिन रेनो और एवेला को इसकी परवाह नहीं थी। अब पुराने जमाने नहीं रहे, फिर भी वे मास्टर शब्द का इस्तेमाल करते थे। लेडेनिक परिवार का गौरव पूरी तरह से उनके पूर्वजों के प्रयासों से ही बना था। अगर अतीत में फैन परिवार का उन पर कोई ऋण रहा भी हो, तो अब तक तो चुका ही दिया जाना चाहिए था, है ना? फिर भी वे झुककर सेवा क्यों करें, मानो वे अधीन हो। शिवम पंक्ति के अंत में गया और अपना धूप का चश्मा उतार दिया। उसकी तीखी निगाहें उनके चेहरों पर घूम गईं। मोके ने सबसे पहले अजीब सी खामोशी तोड़ी और शिवम को प्रणाम किया। मास्टर, आपका फिर से स्वागत है। युवा गुरु, आपका स्वागत है। मोके के नेतृत्व में रेनो और अन्य लोगों ने भी उचित शिष्टाचार के साथ उनका अनुसरण किया। हालांकि वे अपने मन में शिवम को युवा गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे, परिवार में सभी जानते थे कि लादेनिक परिवार का एक गुरु है। यह एक पारिवारिक मान्यता है, इसलिए चाहे वे कैसा भी महसूस करें, उन्हें बाहरी तौर पर सम्मान का दिखावा करना ही था। ठीक है, ये कौन सा जमाना है कि हम अभी भी युवा गुरु कह रहे हैं? शिवम ने हाथ हिलाया। जूंग यंग और गू ही उसे हमेशा इसी नाम से पुकारते थे और वह इससे ऊब गया था। नाम तो बस नाम होता है, सच्ची निष्ठा और सम्मान तो दिल का मामला होता है। युवा गुरु, ये हमारे लादेनिक परिवार की आचार संहिता के शुरुआती कुछ नियम हैं। हमारा परिवार लिंग या उम्र का कोई भेद नहीं करता। जब भी हम युवा गुरु को देखें, हमें यह उपाधि अवश्य लेनी चाहिए, चाहे हमारे पिता यहाँ ही क्यों न हो, मोके ने कहा। लगता है इस मौके में कुछ ईमानदारी है। फोंग जुएयू को उसकी दृढ़ प्रतिक्रिया से पता चल गया कि मोके यूं ही दिखावा नहीं कर रहा था। उसने सचमुच फोंग जुएयू को अपने दिल में ऊंचा स्थान दिया था। उसने संतोष से सिर हिलाया, ये सोचकर कि अगर लेडेनिक परिवार का वर्तमान मुखिया इपो गिर जाता है तो मोके एक बेहतरीन उत्तराधिकारी होगा। उसकी क्षमताओं के बावजूद वफादारी सबसे महत्वपूर्ण गुण था। मैंने सुना है कि इपोल अस्पताल में भर्ती है। अब उसकी हालत कैसी है? फोंग जुएयू ने पूछा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी। मेरे पिता बूढ़े हो रहे हैं और वे अपनी युवावस्था में घायल हो गए थे। जब मौसम ठंडा हुआ तो उन्हें फेफड़ों में संक्रमण हो गया और पुरानी चोटें फिर से उभर आईं, इसलिए वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इपोल एक हिडन एलिमेंटा भी था। उसकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए और वह बिना किसी समस्या के 100 साल से ज्यादा उम्र तक स्वस्थ रहेगा। अगर वह जवानी में घायल भी हुआ होता तो भी 80 या उससे ज्यादा उम्र में उसे फेफड़ों का संक्रमण नहीं होना चाहिए था, है ना? युवा स्वामी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। गू यी की आवाज शिवम के मन में गूंजी। एक छिपे हुए तत्व की कोशिकाएं अपनी क्षमता से निर्देशित होकर पृथ्वी के विषाणुओं और जीवाणुओं के संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। घायल होने पर भी उनकी कोशिकाओं की स्वचालित सुरक्षा कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण संक्रमण नहीं होना चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि कुछ और हो रहा है? शिवम तुरंत मूल मुद्दे को समझ गया। कहना मुश्किल है, अभी देखते हैं। युवा स्वामी, बाहर थोड़ी ठंड है, पहले घर चलते हैं। मोके ने रास्ता बनाया और पूरा लेडेनिक परिवार का किला एक छोटे से शहर जैसा लग रहा था। उनका निवास इस हवाई अड्डे से काफी दूर था। शिवम ने सिर हिलाया और आगे वाली गाड़ी में बैठ गया। जूंग यंग और गू ही पीछे बैठे थे। रेनो और एवेला दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जबकि मोके और नशा तीसरी गाड़ी में थे, जिससे परिवार की आपसी समझ साफ जाहिर हो रही थी। बड़े भाई, फैंग परिवार के युवा स्वामी के इस बार यहाँ आने का क्या मतलब है? एवेला आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए और पूछ ही बैठी। कुछ दिन पहले जब शिवम के लेडेनिक परिवार में आने की खबर आई थी, तब से वह 2 रातों से ठीक से सो नहीं पाई थी। तुम्हें अब भी ये पूछने की हिम्मत है कि इसका क्या मतलब है? रेनो ने चिढ़कर जवाब दिया, क्या इसलिए नहीं कि तुमने कोल्ट को हिरासत में लेने का बीड़ा उठाया था? क्या तुम्हें नहीं पता कि लेडेनिक परिवार और भारत के फैंग परिवार के बीच सारा संवाद उसी के जरिए होता है? ऐसे में जूंग परिवार को कैसे अंदाजा नहीं हुआ कि हमारे परिवार में कुछ समस्याएं हैं? तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? एवेला ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, लेडेनिक परिवार सैकड़ों सालों से फैंग परिवार की सेवा करता आ रहा है। अगर हमारे पूर्वजों का उन पर कोई कर्ज भी रहा हो तो इतने सालों की हमारी सेवा से अब तक वह चुका दिया जाना चाहिए था। बड़े भाई, हमारे पिता बुढ़ापे में चले गए हैं। क्या आप भी बुढ़ापे में चले जाएंगे?
एवेला बोलते बोलते और भी ज्यादा परेशान हो गई। शुरुआत के अलावा जब फैंग परिवार के पूर्वज ने हमें परिवार पर फिर से कब्जा करने के लिए धन मुहैया कराया था, उसके बाद क्या होगा? इस स्तर तक हमारा विकास पूरी तरह से हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है। फैंग परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं है। एटम को हराने के बाद वे 200 अरब यूरो से भी ज्यादा की संपत्ति हासिल कर सकते थे। लेडेनिक परिवार के लिए भी यह इतनी बड़ी रकम नहीं थी जिसे आसानी से खारिज किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने बिना पूछे ही उसे सौंप दिया। वह लेडेनिक परिवार का हिस्सा था, फैंग परिवार का नहीं। क्या उसे अपने हर काम में पहले अपने परिवार का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? खासकर जब फैंग परिवार को कुछ हजार अरब यूरो की जरूरत नहीं थी, तो इतनी बड़ी रकम देने के लिए झुकना क्यों जरूरी था? रेनो चुप हो गया। परिवार में सबसे बड़े होने के नाते ऐसी कई बातें थीं जो उसे खुलकर नहीं कहनी चाहिए थीं, लेकिन क्या उसे अंदर से ऐसा ही महसूस नहीं हुआ? एक दर्जन सदियों के विकास के बाद लेडेनिक परिवार एक अकल्पनीय मुकाम पर पहुंच गया है। उनके राजनीतिक प्रभाव और अन्य अमूर्त कारकों का तो कहना ही क्या। उनकी संपत्ति अकेले 2 ट्रिलियन यूरो से ज्यादा थी। सदियों पुराने पारिवारिक बंधन के कारण उन्हें 20 साल के एक युवक के आगे झुकना और उसकी सेवा क्यों करनी चाहिए? बड़े भाई, क्या आप सचमुच चाहते हैं कि पूरा परिवार जीवन भर कुत्तों की तरह एक मालिक का अनुसरण करे? एवेला ने कहा। उसके सारे विचार शांत हो गए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? रेनो ने आह भरी। ये हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पैतृक शिक्षाओं का हिस्सा है। क्या तुम भूल गए? पहला नियम है कि भारत के फैंग परिवार के साथ कभी विश्वासघात मत करो। क्या हमें अपने पूर्वजों की आज्ञाओं की अवहेलना करनी चाहिए? बड़े भाई, तुम अब भी इतने पुराने जमाने के क्यों हो? क्या तुम सचमुच चाहते हो कि हमारे वंशज हमेशा के लिए गुलाम रहें? गुलाम शब्द सुनते ही रेनो पूरी तरह से चुप हो गई। लेडेनिक परिवार के सदस्य होने के नाते वे यूरोप में लगभग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस युवक के सामने वे सचमुच गुलामों जितने ही विनम्र थे। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? रेनो ने पूछा। बड़े भाई, मैं तुमसे सच कहूंगी, पिताजी किसी संक्रमण के कारण नहीं बल्कि एक जैविक विष के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। ये विष उनके शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे वे एक सामान्य व्यक्ति से भी कमजोर हो जाते हैं। तुमने ये किया? रेनो ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन अपने पिता के खिलाफ इतनी हद तक जा सकती है। आश्चर्य की बात नहीं, इपोल हमेशा स्वस्थ रहा था। फेफड़ों में संक्रमण के कारण उसे अचानक अस्पताल में कैसे भर्ती कराया जा सकता है? बड़े भाई, मत भूलना, हमारे पिता पूर्वजों की शिक्षाओं का बड़ी मूर्खता से पालन करते हैं। अगर वे अपने प्रभाव से नहीं गिरे तो हम पूरे परिवार को कैसे नियंत्रित कर पाएंगे? दूसरे और तीसरे भाइयों की तो बात ही छोड़िए, वे भी वफादार अनुयायी हैं। अगर पिता बचे रहे तो परिवार की बागडोर निश्चित रूप से दूसरे भाई को ही मिलेगी, तुम्हें नहीं। ये बात रेनो के दिल को छू गई। लेडेनिक परिवार के उत्तराधिकारी हमेशा बड़े बेटे को नहीं मिलते थे। रेनो मुख्य रूप से परिवार के व्यावसायिक कामकाज संभालता था, जबकि मोके बाकी 6 परिवारों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था और फैंग परिवार के सदस्यों की किसी भी जरूरत के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था। इपोल के स्वभाव को देखते हुए कुल नेता का पद निश्चित रूप से रेनो को नहीं मिलेगा, मोके को ही मिलेगा। रेनो लेडेनिक परिवार की गरिमा त्याग सकता था क्योंकि उसे बस फैंग परिवार के सदस्यों के सामने झुकना था। लेकिन कुछ संसाधनों की जरूरत के अलावा फैंग परिवार के सदस्यों के साथ उसके हितों का लगभग कोई टकराव नहीं था। लेकिन जब कुल नेता के पद की बात आई तो रेनो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अपनी योजना बताओ। काफी सोच विचार के बाद रेनो आखिरकार अपने लालच के आगे झुक गया। बड़े भाई, यूरोप हमारा क्षेत्र है और यहाँ फैंग परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, हमारे नियंत्रण में आना ही चाहिए, एवेला ने आत्मविश्वास से कहा। यह आत्मविश्वास लेडेनिक परिवार की वर्तमान ताकत से उपजा था। साफ साफ कहो, हम भाई बहनों को एक दूसरे से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, रेनो ने जवाब दिया। एवेला के साथ उसका रिश्ता सबसे गहरा था और उनके मजबूत व्यक्तित्व ने उन्हें हमेशा एक ही पक्ष में रखा। जाहिर है, हम फैंग परिवार के युवा स्वामी को हमेशा के लिए यही यूरोप में रखना चाहते हैं। एवेला के खूबसूरत चेहरे पर एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प था जो उसके रूप रंग से मेल नहीं खाता था। क्या तुम पागल हो? रेनो ने शुरू में सोचा था कि एवेला का लक्ष्य सिर्फ शिवम को धमकाकर परिवार की आज़ादी हासिल करना है, लेकिन उसने उससे इतनी निर्णायकता की उम्मीद नहीं की थी। बड़े भाई, अगर आप फैंग परिवार के युवा स्वामी होते और हम यहाँ आपसे निपट लेते, तो अगर आप यूरोप से सुरक्षित निकल पाते तो आप क्या करते? एवेला ने पूछा। जाहिर है, मैं बदला लेने के लिए कुछ भी करूंगा,
रेनो ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। बिल्कुल बड़े भाई, आपको ये समझना चाहिए कि हमारा लेडेनिक परिवार वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन हमें तुच्छ जून परिवार से कोई डर नहीं है। हालांकि अगर उसने कई अन्य परिवारों की ताकत का इस्तेमाल किया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही हम अपनी सारी छिपी हुई शक्तियां इस्तेमाल कर लें। लेडेनिक परिवार के पास सार्वजनिक रूप से केवल कुछ 100 छिपे हुए एलिमेंट्स थे, लेकिन वास्तव में ये संख्या कहीं अधिक थी। वर्षों से उन्होंने असंख्य छिपे हुए एलिमेंट्स को विकसित करने के लिए अपार धन और संसाधनों का उपयोग किया था। वे गुप्त प्रशिक्षण दे रहे थे और यूरोप में होने वाली घटनाओं की जानकारी केवल लेडेनिक परिवार को ही थी। जब तक वे ये जानकारी लीक नहीं करते, तब तक अन्य परिवारों को कोई संबंधित जानकारी नहीं मिल पाती। आज तक लेडेनिक परिवार के छिपे हुए एलिमेंट्स की कुल संख्या 1000 से अधिक हो गई है, जिसमें 10 से अधिक उच्च स्तरीय छिपे हुए एलिमेंट्स हैं, जो उन्हें 7 परिवारों में सबसे शक्तिशाली बनाता है। इस बार शिवम सिर्फ एक अंगरक्षक लेकर आया था, क्या 1000 से ज्यादा हिडन एलिमेंट्स उसे रोक नहीं सकते थे? बड़े भाई, अगर हम उसका सामना करना चाहते हैं तो हमें सबसे निर्णायक फैसला लेना होगा और उसे कोई मौका नहीं देना होगा। अभी हम कितने लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं? रेनो ने पूछा। हिडन एलिमेंट्स प्रशिक्षण केंद्र के आधे प्रशिक्षक मेरे नियंत्रण में हैं और हमारी मूल संख्या के साथ हम लगभग 700 हिडन एलिमेंट्स को जुटा सकते हैं। 700 काफी संख्या है। अगर दूसरा भी फैन की रक्षा करने पर अड़ा रहे तो भी वे हमारे सामने कुछ नहीं है, रेनो ने संतोष से कहा। हालांकि फैन का निजी अंगरक्षक एक बड़ी समस्या है। रेनो जानता था कि उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई संभावित मार्गदर्शन तकनीक केवल एक हिस्सा थी, उस समय भी फैन परिवार ने उसे केवल वही हिस्सा दिया होगा। इसलिए शिवम के पास बाकी हिस्से का नियंत्रण होना चाहिए। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि शिवम का निजी अंगरक्षक किसी उच्च स्तरीय छिपे हुए तत्व से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, जो वास्तव में एक बहुत ही अस्थिर कारक है। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एवेला ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि वह कितना शक्तिशाली है, उसकी जीवन ऊर्जा दर्शाती है कि वह केवल 28 वर्ष का है। अगर उसने छोटी उम्र से ही मार्गदर्शन तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया होता तो भी उसकी प्रतिभा चाहे कितनी भी हो, वह हमसे ज्यादा थोड़ा ही आगे निकल पाता। केवल 28 वर्ष का। रेनो जानता था कि उनके परिवार में चली आ रही मार्गदर्शन तकनीक के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए काफी संसाधनों और समय की आवश्यकता होती है। सर्वोत्तम संसाधनों का आनंद लेने के बावजूद वे चारों हाल ही में उच्च स्तरीय छिपे हुए तत्व बने थे। गु ये केवल 28 वर्ष का था, चाहे फैन परिवार ने उसे कितने भी संसाधन समर्पित कर दिए हो, वह अकेले सैकड़ों छिपे हुए तत्वों की बराबरी नहीं कर सकता था, है ना? ठीक है, उस स्थिति में हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए और हर हाल में असफल नहीं होना चाहिए। समझ गया। ... शिवम कार की आगे वाली सीट पर शांत भाव से बैठा था, मानो उसे लेडेनिक परिवार के मामलों की कोई परवाह ही न हो। सच तो यह है कि जैसे जैसे इपोल के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, शिवम ने बहुत कुछ सीखा। हालांकि लेडेनिक परिवार के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन सच कहूं तो यह धन उसके लिए व्यर्थ था, क्योंकि उसे इसका उपयोग करने का अवसर बहुत कम मिलता था। इसके अलावा परिवार से उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था। अगर आंतरिक कलह या विश्वासघात भी होता तो भी शिवम को कोई खास समस्या नजर नहीं आती थी। बुरी से बुरी स्थिति में वह इस शक्ति को आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकता था। उसके लिए असली खजाना खुद इपोल था। इपोल के बिना भी अमिताभ की धरती पर छोड़ी गई कुछ माएँ ही शिवम की अच्छी देखभाल के लिए पर्याप्त थीं। लेडेनिक परिवार ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वह ज्यादा ध्यान दे। इसके विपरीत वह कोल्ट की सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित था, क्योंकि कोल्ट वाकई एक वफादार इंसान था। हालांकि उसने शिवम को जो संपत्तियां सौंपी थीं, उनकी वजह से वह अपने मिशन में नाकाम रहा। शिवम एक बार उसे मार डालने की सोच ही रहा था। गुही, क्या तुम समझ सकते हो कि वे क्या सोच रहे हैं? शिवम ने पूछा। युवा गुरु, उन सभी के पास उच्च स्तरीय गुप्त तत्व शक्ति है, जबकि मैं एक स्रोत ऊर्जा उपयोग करता हूं, और इसके बावजूद साधना प्रणालियों में समानताएं देखकर हो सकता है कि वे मुझे पहचान लें। तो फिर भूल जाओ, अब कोई बात नहीं, शिवम ने कहा। लेडेनिक परिवार वाकई बहुत बड़ा था। कार को एक विशाल महल जैसी यूरोपीय हवेली में पहुंचने में पूरे आधे घंटे का समय लगा। ये वैसा नहीं था जैसा शिवम ने सोचा था। नौकर हर जगह भागदौड़ कर रहे थे। पूरा महल शांत था, एक शांत और सुकून देने वाले माहौल से भरा हुआ था। युवा स्वामी, हमने आपके स्वागत के लिए एक भोज की तैयारी की है, रेनो ने सम्मानपूर्वक कहा। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। शिवम ने खाने की मेज पर सहजता से बैठते हुए सिर हिलाया।
इबेन के 4 बच्चे और परिवार के सदस्य दोनों तरफ बैठे थे और किसी कारण से वे सभी थोड़े चिंतित लग रहे थे। खासकर परिवार के सदस्य जिन्होंने लेडिनिक परिवार में शामिल होने के बाद से फैंग परिवार के किसी भी सदस्य को कभी नहीं देखा था, और कुछ तो बस युवा के बारे में जान रहे थे। कुछ दिन पहले मालिक के अस्तित्व के बारे में अनिश्चितता महसूस हो रही थी। मैं पहले युवा मालिक के लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखूंगा। रेनो खड़ा हुआ और शिवम की ओर गिलास उठाया। चलो खाने में जल्दबाजी न करें। शिवम ने रेनो को वह शिष्टाचार नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। वह यहाँ खाने पीने के लिए नहीं आया था श्रीमान रेनो, इस बार मेरे आने का मुख्य उद्देश्य कुछ सीखना है। रेनो के दिल में एक झटका सा लगा और उसने एवेला की ओर घबराई हुई नजर डाली। युवा मालिक, बेझिझक आदेश दें। हमारा लादिनिक परिवार आपकी सेवा के लिए है, मोके ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, शिवम ने बेबाकी से कहा। कोर्ट, जो भारत संपर्क अधिकारी का प्रभारी था, अचानक पहुंच से बाहर क्यों हो गया है? मोके बोलने ही वाला था कि रेनो ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। युवा मालिक, कोर्ट तो बस एक साधारण संपर्क अधिकारी है। उसके लिए इतनी दूर क्यों आए हो? रेनो ने पहले ही स्पष्टीकरण तैयार कर लिया था। युवा स्वामी, बात यह है कि कोर्ट ने हाल ही में कुछ छोटे मोटे अपराध किए हैं और पारिवारिक नियमों के अनुसार हमें उसे थोड़ी सजा देनी होगी। हम तुरंत संपर्क का मामला निपटा रहे हैं। क्या ऐसा है? शिवम ने उसे घूरा। मुझे वह ठीक लग रहा है। मुझे एक एहसान देकर उसे जाने देने के बारे में क्या ख्याल है? रेनो को सचमुच यकीन नहीं हो रहा था कि शिवम सिर्फ कोर्ट के लिए ही लेडिनिक परिवार में आया था। तुम, एक अमीर और अच्छी जिंदगी जीने वाले वारिस, एक मामूली से रिश्ते के लिए इतनी लंबी यात्रा क्यों करोगे? और वजह इतनी साधारण है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें यह इंसान अच्छा लगता है। हालांकि एवेला कोर्ट को छोड़ने वाली नहीं थी। युवा स्वामी, हमारे परिवार के अपने नियम हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। लगता है तुम मुझे पहले से ही बाहरी समझते हो। शिवम को हंसी आ गई। दिखावे के बावजूद वह अभी भी पूरे लेडिनिक परिवार का प्रत्यक्ष स्वामी था। एवेला के शब्द विचारहीन थे। क्या वह शिष्टाचार का मुखौटा तुरंत फाड़ने की कोशिश कर रही थी? एवेला, तुम युवा स्वामी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मोके ने गुस्से से कहा। वह जानता था कि उसकी बहन ने कभी भी फैंग परिवार के स्वामी का सच्चा सम्मान नहीं किया था। एवेला की नज़र में फैंग परिवार किस पर निर्भर था? क्या ये 7 परिवारों के संसाधन और शक्ति नहीं थी? इन 7 परिवारों के समर्थन के बिना फैंग परिवार कुछ भी नहीं होता। कुछ दिन पहले हुई नीलामी की घटनाएं दूसरों को पता नहीं थीं, लेकिन लेडिनिक परिवार के सदस्यों के रूप में एवेला और वे बहुत स्पष्ट थे। फैंग परिवार का यह उत्तराधिकारी किसी काम का नहीं था, बस बिना सोचे समझे पैसा उड़ा रहा था। नीलामी में भड़कीली चीजों पर अरबों यूरो खर्च करना एक बात थी। कम से कम इन चीजों का एक निश्चित मूल्य तो था, ये तो बस पैसे का दूसरा रूप लेना था। लेकिन उसने वास्तव में दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को 60 अरब यूरो मुफ्त में दे दिए। क्या वह पागल हो गया था या उसने अपनी बुद्धि खो दी थी? क्या उसने सचमुच सोचा था कि पैसा आसमान से गिरा है? माफ करना, युवा स्वामी, एवेला थोड़ी नासमझ है। मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। मोके ने जल्दी से बात को शांत करने की कोशिश की। एवेला, मैं तुमसे पूछता हूँ, हमारे पूर्वजों ने हमें सबसे पहला नियम क्या दिया था? मोके ने जोर से पूछा। एवेला ने जिद करके किसी विद्रोही किशोरी की तरह अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। लेकिन उसके बाहरी रूप को देखकर वह सचमुच एक छोटी बच्ची लग रही थी जो नखरे दिखा रही हो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मोके को लगा कि उसकी बदनामी हो गई है। एक बड़े भाई होने के नाते वह अपनी बहन के व्यवहार को भी नहीं संभाल पा रहा था, खासकर जब वह युवा स्वामी के सामने इतना अपमानजनक व्यवहार कर रही थी। लेडिनिक परिवार हमेशा से महान भारत फैंग परिवार का सबसे वफादार समर्थक रहा है। लेडिनिक परिवार की हर चीज बिना किसी शर्त के किसी भी समय फैंग परिवार के अधीन है। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है, मोके ने कहा। युवा स्वामी के सामने हमारे परिवार का कोई राज नहीं है। युवा स्वामी का परिवार के सभी मामलों में पूरा अधिकार है। क्या तुम्हें परवाह नहीं है कि पिताजी अस्पताल में भर्ती हैं? एवेला ने अपने होंठ काट लिए। उसकी मुट्ठियां मेज के नीचे कसकर भींची हुई थीं। इतने सारे लोगों के सामने अपने भाई द्वारा डांटना अपमानजनक था। एवेला, जाकर कबीले के कमरे में जाकर सोचो। रेनो को डर था कि एवेला अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएगी और शिवम से सीधे भिड़ सकती है। उनकी साजिशें अभी शुरू ही हुई थीं और अभी उजागर नहीं हो सकती थीं। रेनो और एवेला ने एक दूसरे को देखा, मानो उसी पल किसी तरह की सहमति बन गई हो। माफ करना, युवा स्वामी, मेरी जबान फिसल गई। मैं तुरंत सोचूंगी।
एवेला ने शिवम को प्रणाम किया और फिर कबीले के कमरे की ओर चल पड़ी। युवा स्वामी, आपको यह मजाक दिखाने के लिए माफ करना, मोके ने माफी मांगते हुए कहा। रहने दो, शिवम ने हाथ हिलाया, तुमने इतने सालों तक फैंग परिवार की सेवा की है, और फैंग परिवार हमेशा बदले में कुछ दिए बिना तुम्हारी ताकत और संसाधनों पर निर्भर रहा है। मैं कुछ शिकायतें समझ सकता हूँ। मोके और रेनो द्वारा उसे काफी सम्मान दिए जाने के बाद शिवम ने और कुछ नहीं कहा। जहां तक कोर्ट की बात है, ये संपर्क मेरे लिए बहुत उपयोगी रहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं उसे जल्द ही देखूंगा। दोपहर के भोजन का माहौल अजीब हो गया था और शिवम को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। कृपया मेरे ठहरने की जगह का इंतजाम कर दीजिए। कल मैं एपोल का हालचाल पूछूंगा, फिर वापस आऊंगा। उसके पास उन लोगों के साथ खेलने का समय नहीं था जिनके इरादे कुछ और हों। शिवम को लगता था कि जैसे ही वह जाने का इरादा जाहिर करेगा, वे लोग तुरंत सामने आ जाएंगे। युवा स्वामी, क्या आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? रेनो को उम्मीद नहीं थी कि शिवम इतनी जल्दी जाने का फैसला कर लेगा। उसका मानना था कि शिवम ने यहां आने से पहले ही लेडिनिक परिवार में कुछ समस्याओं का आभास कर लिया था। उसने वास्तव में सब कुछ तैयार और व्यवस्थित कर रखा था ताकि शिवम को कुछ भी ऐसा न दिखे जो वे नहीं चाहते थे। लेकिन वो कुछ समय के लिए परिवार में रहकर निरीक्षण तो करेगा ही। आखिरकार लेडिनिक परिवार कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी। अगर शिवम इसे सुधारना भी चाहता तो उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा, वरना उसके अपने हितों को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि रेनो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वे शिवम के मन में लेडिनिक परिवार के महत्व को ज्यादा आंक रहे थे। सच कहूं तो शिवम के दिल में लेडिनिक परिवार का ज्यादा महत्व नहीं था। अगर वह चाहता तो जल्दी से एक दूसरा लेडिनिक परिवार स्थापित कर सकता था। फैंग परिवार की नींव सिर्फ पैसे और ताकत से नहीं आंकी जा सकती। रेनो ने शिवम के लिए एक कमरे का इंतजाम किया था जिसमें जूंग यंग और गूही उसके बगल में रहते थे। मेजबान, इस कमरे में काफी निगरानी और कीड़े हैं। जैसे ही वह कमरे में गया, सिस्टम ने उससे याद दिलाया। लगता है उनमें से कुछ वाकई फैंग परिवार से अलग होकर आजाद होने की योजना बना रहे हैं। आज एवेला के रवैये से शिवम को बहुत कुछ समझ आ रहा था। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें दिखाऊं कि मेरे पास कितने पावर कार्ड हैं। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ बच्चों को कभी कभी सख्ती की जरूरत होती है, वरना वे सारा सम्मान खो देंगे। मेजबान, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? सिस्टम ने पूछा। एक दिलचस्प खबर है, लेडिनिक परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने गुप्त रूप से कई हिडन एलिमेंट्स को प्रशिक्षित किया है, जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात संख्या से कम 2 गुना है। क्या वे मुझे यहाँ रखने के लिए उन हिडन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं? शिवम हंसा। ऐसा लग रहा था कि यूरोप में छिपे लेडिनिक परिवार को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अमिताभ उन महिलाओं के साथ क्या कर रहे थे। अभी एवेला और रेनो, हम आपसे कैसे निपटे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सिस्टम ने कहा, दुनिया में ऐसे आत्मभ्रमित लोगों की कभी कमी नहीं होती। अच्छा, अगर ऐसा है तो उन्हें याद दिला दूं कि 1000 साल पहले मेरे पूर्वजों ने उन्हें वो सब दिया था जो आज उनके पास है। अगर मैं एक साधारण इंसान भी होता तो भी सब कुछ वापस पाना आसान होता। सिस्टम, यहाँ निगरानी रोकने में मेरी मदद करो। हो गया मेजबान। सिस्टम ने झटपट काम पूरा कर दिया। शिवम ने अपना फोन निकाला और जून शिन्यान का निजी नंबर डायल किया। फिर उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। सौतेली माँ, मैं फिर से हूँ। हाँ, मैं यूरोप में मजे कर रहा हूँ। क्या मैं आपसे एक ग्रुप उधार ले सकता हूँ? ज्यादा नहीं, शायद 10 या 20 हजार। क्या हुआ? उसके कमरे के सारे निगरानी उपकरण क्यों खराब हो गए? रेनो और एवेला स्थिर स्क्रीन को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उस कमरे में ढेर सारे निगरानी उपकरण लगा रखे थे, जो सभी उन्नत उपकरण थे जिन्हें उन्होंने खुद विकसित किया था। यहाँ तक कि सामान्य छिपे हुए तत्व भी उन्हें नहीं पकड़ पाए। हालांकि शिवम के बारे में उनकी समझ बहुत सरल थी। उन्हें लगता था कि शिवम को सिर्फ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और निजी अंगरक्षकों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। उन्हें यह नहीं पता था कि उस पर लगा बुद्धिमान तंत्र पृथ्वी की सभ्यता से सदियों आगे था। लिटिल ही की क्षमताओं के सामने कुछ कैमरे तो बस एक मजाक थे। क्या उसे पता चल सकता था? एवेला ने बेचैनी से पूछा। जरूरी नहीं, अगर उसे हमारी हरकतों का पता चल जाता तो शायद वह आज रात ही चला जाता। क्या उसे सचमुच लगता है कि वह अकेले हमारे पूरे लेडिनिक परिवार से मुकाबला कर सकता है? अगर वह ऐसा कर सकता तो फैंग परिवार बहुत पहले ही पूरे ग्रह पर छा गया होता। रेनो ने कहा, यह सच है, ये तो बस वही बूढ़े जिद्दी लोग हैं जो फैंग परिवार का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे वे धरती पर उतरे देवता हों, लेकिन ये शिवम तो बस एक छोटा बदमाश है।
एवेला हंसी और मेज पर ढेर सारी फाइलें पटक दी, जिनमें से लगभग किसी में भी शिवम की उपलब्धियों का जिक्र नहीं था। वैसे कर्मचारियों की व्यवस्था कैसी है? रेनो ने पूछा, और यही बात उसे अब तक सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। चिंता मत करो बड़े भाई, पूरे परिवार के 70% हिडन एलिमेंट्स हमारे नियंत्रण में हैं, 10% तटस्थ रहते हैं और बाकी 20% ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी कर सकते, एवेला ने कहा। इपोल के 4 बच्चों में एवेला सबसे प्रतिभाशाली थी। लेडेनिक परिवार द्वारा प्रशिक्षित योद्धाओं में हिडन एलिमेंट बनने की औसत आयु लगभग 20 वर्ष थी और उन्नत हिडन एलिमेंट बनना आमतौर पर 50 वर्ष की आयु के बाद होता था। हालांकि एवेला 12 वर्ष की आयु में ही हिडन एलिमेंट बन चुकी थी और 35 वर्ष की आयु तक उन्नत हिडन एलिमेंट बन चुकी थी, इसलिए परिवार के हिडन एलिमेंटरों का प्रबंधन हमेशा उसी के हाथ में रहा था। 1 दशक से भी अधिक समय तक संचय करने के बाद एवेला ने अधिकांश शक्ति अपने हाथों में ले ली थी। आखिरकार परिवार द्वारा प्रशिक्षित सभी हिडन एलिमेंट लेडेनिक परिवार से नहीं थे, उनके हृदय में लेडेनिक परिवार ही उनका सच्चा विश्वास था। उन बुजुर्गों का क्या? लेडेनिक परिवार में कुल नेता इपोल के अलावा कई वरिष्ठ प्रबंधक थे, जिनमें से प्रत्येक असाधारण शक्ति से संपन्न था। एक उन्नत हिडन एलिमेंटर दर्जनों साधारण हिडन एलिमेंटरों का आसानी से मुकाबला कर सकता था। बड़े पैमाने की लड़ाइयों में उनकी शक्ति अत्यंत प्रभावशाली थी। 8 बुजुर्गों में से 4 हमारे पक्ष में हैं और 2 बुजुर्ग लगातार हमारे पिता की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए बुजुर्गों की संख्या के मामले में भी हमें काफी बढ़त हासिल है। दरअसल एवेला और रेनो जैसे विचार रखने वाले लोग इस पीढ़ी में यूं ही नहीं आ गए। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि पिछले कबीले के नेता और बुजुर्ग अपेक्षाकृत मजबूत थे, इसलिए पूरे परिवार में सत्ता का उच्च केंद्रीकरण बना रहा। हालांकि पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता के विभेदन के साथ इस तरह का बदलाव स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य हो गया। ऐसे में अच्छा, आप कब कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? उन्हें एक बार हमारे जिद्दी पिता को अलविदा कहने दो। हम हवाई अड्डे पर कार्रवाई करेंगे और उनके साथ आने वाला पायलट तो बस एक साधारण व्यक्ति है। मैंने पहले ही कई हिडन एलिमेंटर्स से विमान में प्लाज्मा बम तैयार करवा लिए हैं। जैसे ही बम फटेंगे सब लोग उन पर टूट पड़ेंगे। मेरे सफल होने की 80% से ज्यादा संभावना है। 80%? रेनो एक पल के लिए चुप हो गया। सफलता दर काफी ऊंची थी, लेकिन अगर यह 100% न भी होती तो भी वह चैन से नहीं रह सकता था। मैं विभिन्न यूरोपीय देशों के लोगों से संपर्क करूंगा और उनसे कुछ महाशक्तियां उधार लूंगा। रेनो ने लेडेनिक परिवार के प्रतीक चिन्ह वाला एक टोकन निकाला। हमने यूरोप में इतने लंबे समय तक काम किया है, अब उन शक्तियों का उपयोग करने का समय आ गया है। ... युवा स्वामी, हमने गाड़ी तैयार कर ली है, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगली सुबह जैसे ही शिवम ने अपना नाश्ता खत्म किया, इपोल के चारों बच्चे समय पर पहुंच गए। लेडेनिक परिवार की संपत्ति में ही कई बड़े अस्पताल थे, यहाँ की चिकित्सा स्थितियां दुनिया में सबसे अच्छी थीं, इसलिए इपोल अपने परिवार के अस्पताल में इलाज करा सकता था। चलो चलते हैं। शिवम शान से आगे वाली गाड़ी की ओर चला गया। देखते हैं तुम कब तक यह अहंकार बनाए रख पाते हो। एवेला ने अपने दूसरे भाई और बहन दोनों को एक साथ देखते हुए विष भरी आंखों से शिवम को घूरा। उनके जैसे व्यक्तित्व के साथ भविष्य का लेडेनिक परिवार केवल गुलाम ही बनेगा। लेडेनिक परिवार के मुख्य सदस्यों का निवास स्थान महल के किनारे पर था, जबकि अस्पताल बीचों बीच बना था। हालांकि यह सिर्फ एक अस्पताल था, लेकिन यह इंग्लैंड के प्लेटिनम पैलेस से भी ज्यादा आलीशान था। इपोल का वार्ड इनपेशेंट विभाग की सबसे ऊंची मंजिल पर था और यह वार्ड से ज्यादा किसी आलीशान 7 सितारा होटल के कमरे जैसा था। वार्ड के बाहर ज्यादा लोग नहीं थे, बस 60 या 70 साल के दिखने वाले 2 बूढ़े वहां खड़े थे, लेकिन गुयी ने उसे बताया था कि ये बहुत शक्तिशाली हैं और छिपे हुए तत्वों की चरम अवस्था तक पहुंच चुके हैं, संभवतः इपोल के करीबी विश्वासपात्र। शिवम ने वार्ड में रास्ता दिखाया, जहां रेनो और उन चारों के अलावा बाकी सभी चुपचाप दरवाजे पर खड़े थे। वायरस से पीड़ित प्रतीत होने वाला इपोल बहुत कमजोर और दुबला पतला लग रहा था, बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा एक उन्नत छिपे हुए तत्व का दिखना चाहिए। उसकी आंखें बंद थीं, ऑक्सीजन मास्क से सांस ले रहा था, सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। मोके सावधानी से आगे बढ़ा और इपोल के कान में फुसफुसाया, पिताजी, फैंग परिवार से युवा गुरु शिवम आपसे मिलने आए हैं। मानो उसमें ऊर्जा का संचार हो गया हो, इपोल की कसकर बंद आंखें खुल गईं। मुंह में लगी नलियों के कारण वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके होंठ उत्साह से कांप रहे थे, उसकी आंखों के झुर्रियों वाले कोनों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर शिवम के मन में उस बूढ़े व्यक्ति के लिए तुरंत सम्मान उमड़ पड़ा। बिना किसी बातचीत के भी वह जानता था कि इपोल उसका और पूरे फैंग परिवार का आदर करता है, मानो वे ही उसकी आस्था हो।
इपोल की कमजोर बाहें मानो उसके शरीर को सहारा देना चाहती थीं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। इपोल, अगर तुम्हारा शरीर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आराम करो, मैं औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। शिवम ने इपोल के कंधे पर दबाव डाला और उसे जोर से बिस्तर पर वापस धकेल दिया। सिस्टम, देखो उसके शरीर में क्या गड़बड़ है, शिवम ने कहा। एक जैविक धारा से बनी ऊर्जा अगोचर रूप से बूढ़े इपोल के शरीर पर प्रवाहित हुई, जिसने एक पल में पूरी जांच पूरी कर दी। युवा गुरु, लगता है उसके शरीर में एक तेज जैविक विष है। छोटे ही ने तुरंत समस्या पहचान ली। ये विष उसके फेफड़ों और पेट में घुस गया है और एक जीवाणु संक्रमण की तरह प्रकट हो रहा है, जिसका पता लगाना पृथ्वी की चिकित्सा के लिए मुश्किल है। क्या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है? हाँ, ये जैविक विष कृत्रिम है और छिपे हुए तत्व पर प्रभावी होने के लिए इसका दीर्घकालिक उपयोग आवश्यक है। ऐसा लगता है कि यह कोई हालिया समस्या नहीं है। हाँ, ये लोग सचमुच निर्दयी हैं। शिवम गुस्से से भर गया। तुम सब 1 मिनट के लिए चले जाओ, मुझे इपोल से कुछ बातें करनी है, शिवम ने आदेश दिया। मोके और नशा बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ गए। उन्हें शिवम पर पूर्ण निष्ठा और विश्वास था। रेनो और एवेला एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंततः जाने का फैसला किया। मोके, तुम रुको, शिवम ने कहा। गुई, ये बातचीत किसी को मत सुनने देना, शिवम ने मन ही मन कहा। हाँ, युवा गुरु। गुई ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पूरे कमरे को ढक दिया। मोके, इसे अपने पिता को 2-4 दिन में दे देना, शिवम ने अपने पूर्वज द्वारा बनाई गई एक गोली थमा दी। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में वह ठीक हो जाएंगे, बशर्ते तुम्हें मुझ पर भरोसा हो। हाँ, युवा गुरु, तुम मजाक कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम पिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मोके को फैंग परिवार पर अंधश्रद्धा थी, और हालांकि गोली भयानक और घिनौनी लग रही थी, फिर भी उसे विश्वास था कि यह इपोल को ठीक कर देगी। लेडेनिक के पूर्वजों ने उनका इस हद तक दिमाग कैसे धोया? शिवम ने मन ही मन सोचा, ये सोचकर कि 10 दिन तक न नहाने के बाद वह खुद से कुछ बना सकता है, और वे शायद उसे खुशी खुशी खा लेंगे। शिवम इपोल के पास बैठ गया। इपोल, एक खबर है जो तुम्हें शायद बुरी लगे, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा, तुम्हें कोई संक्रमण नहीं है। तुम्हारे प्यारे बेटे और बेटी ने तुम्हें जहर दिया है। इपोल की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख था। शायद वे मुझे जल्द ही मार डालने की योजना बना रहे हैं और फिर लेडिनिक परिवार को फैंग परिवार के क्षेत्र से अलग कर देंगे। मैं तुम्हें पहले बता दूं, शिवम ने कहा, इन कमबख्त बच्चों, मैं बाद में तुम्हारी मदद करके उन्हें बुरी तरह पीटूंगा। शिवम के प्रति सम्मान के कारण मोके ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने अपने पिता इपोल से क्या कहा था, लेकिन उसने देखा कि इपोल की पुतलियां अचानक फैल गईं और उसने साफ तौर पर कुछ चौंकाने वाला या क्रोधित करने वाला सुना। ओह ओह, इपोल कुछ कहना चाहता था, लेकिन गले में नली लगी होने के कारण वह एक शब्द भी नहीं बोल सका और बस शिवम को विनती भरी आंखों से देख रहा था। हालांकि उसके बच्चे कृतघ्न थे, फिर भी वे उसके खून के ही थे। इपोल को फैंग परिवार की शक्ति का ठोस ज्ञान नहीं था, लेकिन वह एक बात को लेकर आश्वस्त था कि लेडिनिक परिवार को नष्ट करना शिवम के लिए आसान काम होगा। हालांकि शिवम से रेनो और एवेला को छोड़ने के लिए कहने का कोई कारण नहीं था, लेकिन यही एक पिता कर सकता था। आह, 2 बदमाश इतनी गंदगी फैला रहे हैं कि उनके पिता को साफ करना पड़ रहा है। शिवम ने विनम्रता से कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि उन्हें नहीं मारूंगा, और उनसे कैसे निपटना है ये तुम खुद ही तय कर लोगे जब तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। शिवम का जवाब सुनकर इपोल ने मानो तुरंत अपना बोझ उतार दिया और उसकी सांसें भी काफी शांत हो गईं। वैसे यह मुंह के बुरा नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हारा काम तमाम हो जाए तो लेडिनिक परिवार को संभालने के लिए उसे सौंप देना। शिवम ने एक आखिरी वाक्य कहा, फिर वार्ड से बाहर निकल गया। मोके का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि लेडिनिक परिवार की हर पीढ़ी में कड़ी आंतरिक प्रतिस्पर्धा थी। फिर भी शिवम ने सिर्फ एक वाक्य से उसकी भविष्य की स्थिति तय कर दी। क्या वह सपना देख रहा था? वे बाहर आ रहे हैं। रेनो और एवेला बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से यह जानना चाहते थे कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति को एक अदृश्य शक्ति ने रोक दिया था। जाहिर है, शिवम पहले से ही उनके प्रति सतर्क था, क्योंकि गुई ने बस एक नज़र उन पर डाली थी, एक चेतावनी भरी नज़र से। इससे शिवम को आज भी रोकने का उनका दृढ़ निश्चय और पुख्ता हो गया, वरना अगर वे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं भी करते तो भी शिवम उसके लौटते ही लेडिनिक परिवार के आंतरिक कर्मचारियों को सुधारना शुरू कर देता। तब तक बाकी 6 परिवारों की ताकत मिलकर भी लेडिनिक परिवार चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वे उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर पाएंगे।
इपोल का ध्यान रखना, शिवम ने दरवाजे के बाहर खड़े दो लोगों से कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, युवा स्वामी। हम बूढ़े कुल नेता का ध्यान रखेंगे। हम। शिवम ने सिर हिलाया, फिर दूसरों से कहा, चलो मुझे हवाई अड्डे तक ले चलो। ... कार हवाई अड्डे की ओर आराम से चल पड़ी और हर कार में बैठे सभी लोग अपने अपने विचार मन में संजोए हुए थे। रेनो और बाकी लोग यहाँ शिवम से पूरी तरह निपटने के बारे में सोच रहे थे, जबकि मोके सोच रहा था कि कबीले के नेता का पद विरासत में मिलने के बाद लेडेनिक परिवार पर कैसे शासन किया जाए। शिवम सोच रहा था कि आज रात चीनी खाना खाए या पश्चिमी, और आज का एसटीटी और जेड मैच कौन जीतेगा। खैर, उसने रेनो और बाकी लोगों की योजना को कभी गंभीरता से नहीं लिया। कार हवाई अड्डे पर रुकी और शिवम के निजी विमान की सर्विसिंग हो चुकी थी। कप्तान और चालक दल उनका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, इपोल का ध्यान रखना, शिवम ने तिरछी नजर से कहा। ओह, और जब आपने पारिवारिक नियम बनाए हैं तो उन्हें ठीक से लागू करना सुनिश्चित करें। उन्हें ऐसे नारे की तरह न समझे जो सिर्फ मुहज़्ज़बानी कहे गए हों और दिल पर न लिए गए हों। मोके और नशा ने इन बातों को गंभीरता से लिया, जबकि रेनो और एवेला मन ही मन मुस्कुराए। कौन से पारिवारिक नियम और पैतृक नियम? आज से लेडेनिक परिवार एक बिल्कुल नया स्वतंत्र परिवार बन जाएगा और वे पैतृक नियम फिर कभी पैतृक भवन में दिखाई नहीं देंगे। यह अजीब है, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? शिवम उत्सुक था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हवाई अड्डे के रास्ते में उस पर हमला हो जाएगा। क्या रेनो और एवेला का मन बदल गया है? गुई, क्या तुम्हें कुछ असामान्य लगा? शिवम ने पूछा। अभी नहीं, लगता है वे यहाँ कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहे हैं, गुई ने कहा। तुम्हें मुझ पर नजर रखनी चाहिए। इस युवा स्वामी का जीवन तुम्हारे हाथों में है, शिवम ने मजाक किया। फुसफुसाओ। कुछ गति के बाद विमान धीरे धीरे आसमान में उड़ गया, मानो सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण हो। ऑपरेशन शुरू करो। रेनो और एवेला ने एक दूसरे को देखा और अपनी जेबों में रखे एक छोटे से उपकरण को धीरे से दबाया। ये छोटा सा उपकरण उस विद्युत चुंबकीय बम का स्विच था जिसे उन्होंने विमान में लगाया था, और बस एक उंगली के दबाव से यह विमान के सभी सिस्टम को तुरंत निष्क्रिय कर सकता था। लेकिन उन्हें निराश होना ही था। जब शिवम विमान में चढ़ा तब तक गुई ने इस छोटी सी चाल को आसानी से निष्क्रिय कर दिया था। उन्होंने इसका खुलासा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे देखना चाहते थे कि इस समूह के पास और क्या क्या चालें हो सकती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रेनो का चेहरा तनाव से लाल हो गया। शिवम की क्षमताएं उसकी कल्पना से भी ज्यादा जबरदस्त लग रही थीं। एवेला, परिवार सुरक्षा प्रणाली चालू करो। इस बिंदु पर वे अब और संकोच नहीं कर सकते थे। विमान लेडेनिक परिवार की संपत्ति की सीमाओं से बाहर निकलने ही वाला था। क्लिक। लेडेनिक परिवार की संपत्ति के किनारे पर अचानक जमीन फट गई। पेन में एक पतली सी दरार थी और विद्युत धारा से ऊर्जा का एक उभार उस दरार से होकर बह निकला। अचानक बिजली का एक झटका ऊपर उठा और विमान के ठीक सामने एक दृश्यमान विद्युत चुंबकीय अवरोध बना। हा, ऐसा मत सोचो कि लेडेनिक परिवार सिर्फ व्यापार करता है, हमारी तकनीक भी बेहतरीन है। एवेला हंसी। पारिवारिक अवरोध? एवेला, तुम क्या कर रही हो? मोक इस विद्युत चुंबकीय अवरोध के प्रभाव को समझ गया। अगर विमान इससे टकराता तो दुर्घटना के अलावा लगभग कोई और नतीजा नहीं होता, और विमान की गति को देखते हुए दिशा बदलने का समय नहीं था। मोक ने तुरंत एवेला से कंट्रोलर छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण रेनो ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा। तीव्र ऊर्जा की एक लहर उठी जिसने उसके शरीर में तबाही मचा दी। बड़े भाई, तुम। मोक जानता था कि रेनो महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना लापरवाह काम करेगा। तुम गुलाम बनना चाहोगी, लेकिन मैं नहीं। रेनो ने मोके को जमीन पर पटक दिया। आज के बाद लेडेनिक परिवार दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्वतंत्र परिवार बन जाएगा। इस समय शिवम के विमान का कप्तान कोई भी प्रभावी बचाव नहीं कर पाया। विमान झुका और सीधे विद्युत चुंबकीय ढाल से टकरा गया। अरे, यह क्या है? यह मेरी कार पर लगे विद्युत चुंबकीय प्रकाश ढाल जैसा क्यों दिख रहा है? होस्ट, ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसकी दक्षता मेरे बनाए गए ढाल से बहुत कम है। इसे एक पल के लिए चालू करने पर कौन जाने कितने बिजली संयंत्रों जितनी बिजली बर्बाद हो जाती है। धमाका। आग की लपटों के साथ विमान अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। एक लाल रंग की रोशनी में लिपटा गुई, शिवम, रिद्धिमा ठाकुर और बेहोश चालक दल के सदस्यों के साथ दूर जमीन पर गिरा, जिन्हें गुई ने जानबूझकर बेहोश कर दिया था, फिर भी वे भीषण विस्फोट से बच गए। गुई, क्या तुम विमान को रोक नहीं सकते थे? शिवम ने मुंह बनाया। विमान की कीमत कुछ अरब अमेरिकी डॉलर ही थी और महंगा भी नहीं था,
लेकिन उसमें मौजूद प्राचीन वस्तुएं और कलाकृतियां उससे 10 गुना ज्यादा कीमती थीं। उन सबको एक साथ खोकर शिवम को थोड़ा दुख हुआ। बात पैसों की नहीं थी, क्योंकि इनमें से कुछ चीजें अनोखी थीं और चाहे कितनी भी कीमत हो, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता, युवा गुरु, विमान का जड़त्व बहुत ज्यादा है। इसे अचानक रोकना मेरी शक्ति से बाहर है, गुई ने कहा। अपनी गति से क्या तुम टक्कर से पहले नीचे वाले उपकरण को नष्ट नहीं कर सकते थे? मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। गुई ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, बिल्कुल मूर्ख सा लग रहा था। तुम तो वाकई प्रतिभाशाली हो, शिवम ने अंगूठा दिखाया। युवा गुरु, कोई आ रहा है। गुई ने उस दिशा पर ध्यान केंद्रित किया जहां से वे आ रहे थे, और दूर से कई काले बिंदु तेजी से पास आते हुए देखे। कितने लोग? शिवम ने पूछा। लगभग 720 छिपे हुए तत्व और 2450 महाशक्ति उपयोगकर्ता। इतने सारे? शिवम थोड़ा हैरान था। क्या लेडिनिक परिवार सचमुच उन बेकार महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की जहमत उठाएगा? महाशक्ति उपयोगकर्ता की उपाधि भले ही बड़ी लग रही हो, गुई पहले ही उनमें से कुछ को कुचल चुका था। विभिन्न ताकतों और सरकारों के लिए महाशक्ति उपयोगकर्ता अनमोल संपत्ति थे, लेकिन शिवम के लिए वे सिर्फ बेकार वर्गीकरण के विषय थे। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, ज्वांग यंग ने कहा। लेडिनिक परिवार यूरोप की ज्यादातर सरकारों को नियंत्रित करता है। कई शीर्ष अधिकारी सत्ता में आने के लिए लेडिनिक परिवार के आर्थिक सहयोग पर निर्भर हैं। असल में वे पहले ही कठपुतली बन चुके हैं। इन देशों के महाशक्ति उपयोगकर्ताओं को संगठित करना लेडिनिक परिवार के एक शब्द की बात है। कितना अफसोस है। आज के बाद मुझे यकीन है कि वे देश रोएंगे। उन्हें शायद अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि वे किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहे हैं, शिवम ने दया से भरे स्वर में कहा। महाशक्ति उपयोगकर्ताओं और छिपे हुए तत्वों की शारीरिक क्षमता आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। देखते ही देखते हजारों लोगों ने शिवम और उसके साथियों को घेर लिया, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन गया। युवा गुरु, किसने सोचा था हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे? रेनो और एवेला आगे बढ़े, उनके पीछे लेडिनिक परिवार के सैकड़ों छिपे हुए तत्व खड़े थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हूं? शिवम ने बेरहमी से कहा। सिर्फ एक मूर्ख ही तुम दोनों को कोई साजिश रचते हुए नहीं देखेगा। युवा गुरु, जब तुम्हें सब समझ आ ही गया है, तो अब तुम ही हमारे लिए मुसीबत क्यों बन गए हो? एवेला ने सहजता से पूछा। 3 बनाम 3000, जिनमें से 2 बिना किसी शक्ति के साधारण लोग थे। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 3000 लोग हमें घेर रहे हैं? शिवम ने सिर हिलाया। दरअसल हम तीनों तुम्हारे 3000 लोगों को घेर रहे हैं। एवेला, उसके साथ बातें क्यों बर्बाद कर रही हो? रेनो बेचैन हो गया, मानो शिवम का निडर व्यवहार बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। युवा गुरु, हम क्षमा चाहते हैं। हालांकि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे लादेनिक परिवार की बहुत मदद की थी, लेकिन फैंग परिवार का हमारा कर्ज बहुत पहले ही चुका दिया गया है, रेनो ने कहा। अगर आप हमारे परिवार को आज़ादी दे दें तो हम आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे। लेकिन फैंग परिवार बहुत ताकतवर है, इसलिए हमें जोर देकर कहना होगा कि आप हमेशा यही रहें। इसका दोष अपने पूर्वजों पर डालो। जब आप उन्हें देखें तो हमारी तरफ से प्रणाम जरूर भेजना। छी, शिवम ने घुरघुराहट की। अगर उसके पूर्वज आ जाते तो रेनो शायद डर के मारे मर जाता। क्या उसे सचमुच लगता था कि उसके पूर्वज अब नहीं रहे? कौन जाने वे इस समय किस ग्रह पर मौज मस्ती कर रहे होंगे। हमला। बीप बीप बीप। इसी बेहद तनावपूर्ण पल में विनोद ने अचानक शिवम को पुकारा। अरे, यह आदमी मुझे अभी क्यों बुला रहा है? शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा। गुई, जब तक मैं ये फोन लेता हूं, उन्हें मेरे लिए रोक लो। जी हाँ, युवा गुरु। गुई शिवम और उसके साथियों के सामने खड़ा था। उसके चारों ओर एक लाल आभा प्रज्वलित हो रही थी। उसके पैरों के नीचे लाल दरारें चारों तरफ फैल गईं, मानो जमीन के नीचे ऊर्जा उमड़ रही हो। अरे विनोद, क्या हाल है? मैं यहाँ थोड़ा व्यस्त हूँ, शिवम ने अपने आसपास का नजारा देखते हुए कहा। 3000 की विशाल सेना अकेले गुई से ही भयभीत लग रही थी। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भाई शिवम, हम जीत गए। हमने टीम एसटीटी को 3-0 से हरा दिया। शिवम के फोन से विनोद की उत्साह भरी आवाज गूंजी। उसके बाद ज्वार की लहरों जैसी जयकारे गूंज उठे। प्रशंसक टीम जेड का समर्थन कर रहे थे। ओह, शिवम ने पूरी शांति से कहा। सिस्टम की योजना के साथ एसटीटी को हराना आसान था। इतनी निर्णायक जीत से उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? आज रात हमारे यहाँ जश्न का दिन है, तुम आ रहे हो या नहीं? विनोद ने पूछा। मैं
शिवम ने इधर उधर देखा। मैं इस समय थोड़ी मुश्किल में हूँ, मेरे पीछे एक पूरी बटालियन पड़ी है, 3000 लोगों से घिरा हुआ। 3000 लोग? क्या तुम स्पार्टा में हो? विनोद हंसा। तो तुम आ रहे हो या नहीं, मुझे पक्का जवाब दो। मैं इन 3000 स्पार्टन योद्धाओं से निपटने के बाद आऊंगा। शिवम ने अपना फोन उठाया और उस दृश्य की तस्वीर खींच ली। वह क्या कर रहा है? रेनो और बाकी लोग ये देखकर लगभग अवाक रह गए। उनकी कल्पना में क्या शिवम कांपकर रहम की भीख नहीं मांग रहा होगा? 3000 महाशक्तियों और छिपे हुए तत्वों से घिरे होने के बावजूद उसने न सिर्फ आराम से फोन किया, बल्कि उसके पास एक तस्वीर लेने का भी समय था। उन्होंने सुना था कि भारत के इन लोगों को मित्र मंडली नाम की एक चीज बहुत पसंद है, जहां कई लोग कार दुर्घटनाओं से लेकर सर्जरी, यहां तक कि अंतिम संस्कार तक किसी भी चीज की तस्वीर सिर्फ ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए लेते हैं। क्या बात इतनी आगे बढ़ गई है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सब लोग अभी एक साथ। रेनो गुस्से से कांप रहा था, उसे शिवम द्वारा पूरी तरह से अपमानित महसूस हो रहा था। अरे यार, सच में जा रहे हो? शिवम तुरंत गुई के पीछे पीछे हट गया। हाँ, गुई दहाड़ा। उसके पैरों के नीचे की दरारों से अनंत रक्त लाल रोशनी फूट रही थी, जिससे आकाश एक अशुभ आभा से रंग गया। रक्त लाल रोशनी 3000 लोगों को मौत की दरांती की तरह चीरती हुई निकल गई। वे 2000 महाशक्तियां प्रयोग करने वाले गुई की ऊर्जा के सामने चींटियों की तरह कमजोर थे, एक भी वार झेलने में असमर्थ। अगर यह उन्हें भेदती तो उनके शरीर लाल लपटों की ज्वाला में गायब हो जाते। जहां तक छिपे हुए तत्वों की बात है, उनके घावों पर लाल लपटें जल रही थीं, जिससे कुछ ही क्षणों में जमीन पर पड़े सभी लोग चीखने लगे। केवल रेनो और एवेला ही सुरक्षित बचे। मेजबान, गुई अब असली है, सिस्टम ने कहा। हे भगवान, क्या छिपे हुए तत्वों और स्रोत ऊर्जा प्रयोग करने वालों के बीच का अंतर वाकई इतना बड़ा है? शिवम दंग रह गया, क्योंकि गुई एक स्वर्गीय दानव, स्वर्ग से आए एक दुर्जय शक्ति जैसा लग रहा था। छिपे हुए तत्व केवल मानवीय क्षमता को उजागर करते हैं, जबकि स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता ब्रह्मांडीय स्रोत ऊर्जा नामक सर्वव्यापी शक्ति को प्रवाहित करते हैं। अपनी संख्या के बावजूद वे गुई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुई ठंडेपन के साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा था, उसकी छाती स्थिर और शांत थी, मानो उसने कुछ किया ही न हो। असंभव। रेनो और एवेला में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि 2000 महाशक्ति उपयोगकर्ता बिना किसी निशान के पड़े थे, और 700 से ज्यादा छिपे हुए तत्व शक्तिहीन हो गए थे। क्या यही फैंग परिवार की भयानक शक्ति है? डर गए। शिवम को ये थोड़ा निराशाजनक लगा। तुमने मुझ पर यहाँ घात लगाने की हिम्मत की। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे पास ज्यादा मजबूत हिम्मत होगी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे परिवार ने जो संभावित मार्गदर्शन तकनीक हासिल की है, वह बस सबसे बुनियादी और निम्न स्तरीय है। शिवम ने गुई की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मार्गदर्शन तकनीक के दूसरे स्तर में प्रशिक्षित है। एक स्रोत ऊर्जा उपयोगकर्ता से परिचित हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।